क्या हाल है दोस्तों। आज हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं और कंप्लीट चैप्टर करने वाले हैं वन शॉट में ही। बड़ा इजी सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ इसमें उतनी ज्यादा चीजें अब हमारे पास नहीं रही हैं। पहले एक पोलराइजेशन टॉपिक होता था। क्यों इस चैप्टर की जरूरत पड़ रही है? जब हम रे ऑप्टिक्स कर रहे थे तो उसमें रे से काम चल तो गया था, फिर ये वेव क्यों आ रहा है, लेट अस सी। इसी से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रे ऑफ लाइट बढ़िया था, एकदम बढ़िया बात है। रे ऑप्टिक्स में हमने बात की थी रिफ्लेक्शन के बारे में, बढ़िया से डिस्क्राइब हो गया था। काफी सारे हमने इसके बारे में थ्योरी पढ़ी थी। हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन के बारे में, तब भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन इसके आगे भी कुछ फिनोमिनाज एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एक फिनोमिना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, हमारे पास है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक पहले हुआ करता था पोलराइजेशन, वो अब हमारे पास नहीं है, तो उसको हम स्किप करने वाले हैं। ये कुछ ऐसे वियर्ड फिनोमिना है जो सिर्फ रे ऑफ लाइट डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ा। एक हाइगन थे जिन्होंने न्यूटन के अगेंस्ट जाके सोचा था कि लाइट हैज वेव नेचर, लाइट का वेव नेचर होता होगा। न्यूटन ने सोचा कि पार्टिकल नेचर होता है, कुछ कॉर्पस्कुलर पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूटन्स लॉज को ही फॉलो करते हैं। बट काफी सारी उसमें मिस्टेक्स थी, हम उसमें अभी नहीं जाना चाहेंगे। हाइगन ने माना कि जैसे पानी में वेव फ्लो करती है वैसे यहां भी वेव होनी चाहिए। लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मैं दिखाना चाहूं वेव इंटरफेरेंस तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो, सबसे पहले मैं पानी से दिखाने वाला हूं और फिर मैं उसको, ये है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने क्या किया, ये हमारे पास यहां से बनना चाहिए। एक टैप को मैं ओपन करता हूं और तुम लोग देखोगे कि यहाँ पे वेव स्प्रेड होना स्टार्ट हुई। ऐसे ही तो होता है ना, पत्थर फेंको एक पानी के बीच में तो कुछ रिपल्स बननी स्टार्ट होती हैं। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी टैप को भी ओपन कर दिया और दो पत्थर फेंके एक साथ, दो वेव्स बनी। अब ये दो वेव्स स्प्रेड आउट हो रही हैं और तुम लोग कुछ देख पा रहे होंगे, कहीं जगह पे तो लाइट है और कहीं जगह पे थोड़ा अंधेरा सा है। फिर यहाँ पे लाइट, यहाँ अंधेरा, फिर यहाँ पे लाइट, अप टू सोन ऐसे चल रहा है। ये हमारे पास पानी वाली कहानी हो गई। ऐसे मैं साउंड में भी दिखा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं साउंड की बात करूं तो इसमें भी इंटरफेरेंस हमें देखने को मिल रही है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है दो वेव्स का टकराना। ये कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जो हम रे ऑफ लाइट से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेनली हम बात करना चाहेंगे लाइट के बारे में, क्योंकि लाइट ऐसी चीज है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती। आज हमें पता है ये बात, लेकिन उस समय माना जाता था कि कुछ ऐसे ल्यूमिनिफेरस ईथर, कुछ ऐसा मीडियम है जिसमें वेव ट्रैवल करती है। लाइट जो एनर्जी का फ्लो है वो किस में ट्रैवल करता है? लाइट किस में ट्रैवल करती है? पहले सोचते थे ईथर में ट्रैवल करती है। तो अगर मैं यहां पे एक सोर्स को चलाना चाहूं और यहां भी एक सोर्स को चला दूं तो दो आपस में टकरा रहे हैं और ऐसा कुछ फिनोमिना हमें सामने देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रीन लगाऊं तो कुछ ऐसा फिनोमिना देखने को मिल रहा है, कहीं पे लाइट है और कहीं पे गायब, कहीं पे लाइट है कहीं पे गायब। ये तो तभी हो सकता है जब लाइट बिहेव्स एज वेव, पार्टिकल नेचर में नहीं हो सकता। और रे ऑफ लाइट से भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ये सिर्फ वेव से ही एक्सप्लेन हो पा रहा है। ऐसे ही हमारे पास अगर एक डिफ्रैक्शन का केस लेके चले तो यहां पे देख पा रहे हैं कुछ रिंग टाइप बन रही है। ये फिनोमिनास डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे हम रे ऑफ लाइट से, दैट इज व्हाई वी यूज्ड वेव नेचर। तो वेव नेचर का यूज करके हम ये फिनोमिनास को स्टडी करने वाले। अब वेव को भी कैसे स्टडी करें, तो हाइगन्स ने हमें डायरेक्शन दिखाई। हाइगन ने बोला कुछ न्यू चीजें, कुछ न्यू टर्म्स हैं जो हमें डिस्कस करनी होंगी। हाइगन्स प्रिंसिपल, इसके बारे में बात करते हैं। ये है हाइगन्स प्रिंसिपल। सबसे पहली चीज हमारे पास यहां पे आती है विच इज वेव फ्रंट। क्या होता है? ठीक है, वेव फ्रंट के बारे में हम जानना चाहेंगे। सिंपल भाषा में, कभी भी हमारे पास डिस्टरबेंस की बात हो रही है, कभी भी एक लाइट सोर्स है जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहा है, कहां? इसी ईथर मीडियम में। उसी फ्लो ऑफ एनर्जी को हम लाइट बोलने वाले हैं। लेकिन अगर मान लो यहां पे एक बोम है, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से समझा सकता हूं, तो लेट मी टेक सम टाइम टू ड्रॉ सम डॉट्स। कुछ मैं डॉट्स यहां पे ड्रॉ कर देता हूं कुछ इस तरीके से, और मान लो बीच में जो छोटे वाले डॉट है ये एक बॉम्ब है जो ब्लास्ट होने वाला है। अभी तो मैं 2 डायमेंशन में बना रहा हूं, लेकिन ये 3 डायमेंशन में बनने वाला है। ठीक है, यहां भी एक डॉट है, यहां भी एक डॉट है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात थी। ये इस डॉट को मैं थोड़ा अलग कलर से दिखा दूं। तो ये एक बॉम्ब है जो ब्लास्ट हुआ। जैसे ही ब्लास्ट होगा 3 डायमेंशन में सोचना, तो इसकी जो ऑसिलेशन है, जो इसकी डिस्टर्बेंस है, ये हर डायरेक्शन में फैलेंगे, इक्वली हर डायरेक्शन में फैलेंगे। किसी के पास भी तो प्रिविलेज नहीं है, किसी के पास कोई एडवांटेज नहीं कि इस डायरेक्शन में ज्यादा जाएंगे, इस डायरेक्शन में ज्यादा जाएंगे। नहीं, हर डायरेक्शन में इक्वली फैल रही है। तो सोचो कैसी शेप बनेगी।
अगर कोई भी डिस्टरबेंस हर डायरेक्शन में सेम फैल रही है, दिमाग में सोच के देखो तो स्फेरिकल शेप दिमाग में आएगी। हालांकि मैं यहाँ पे सर्कल ही ड्रॉ कर पाऊंगा, लेकिन ये स्फेरिकल शेप है, ठीक है। ऐसी एक बड़ा स्फेयर होगा, ऐसे उसके बाद एक और बड़ा स्फेयर होगा, एक और बड़ा स्फेयर होगा, एंड अप टू सोन, ऐसा कुछ चलता है। आई होप कि यहां तक बातें समझ आ रही हूं, क्लियर है यहां तक। तो यही जो हमारे पास, यही जो डिस्टरबेंस है, ये वाली जो डिस्टरबेंस, एक को ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो डिस्टरबेंस फैल रही थी, मैंने किसी भी एक टाइम पे उसको पॉज कर दिया। जैसे मैंने पॉज करा, मैंने उसी डिस्टरबेंस का एक लोकस बना लिया, उसी का ही कॉमन टेंजेंट बना लिया। समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास यहां पे एक पार्टिकल है, इसने आगे वाले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया है, फिर वो आगे एक्सप्लोड करेंगे, कुछ इस तरीके से वो आगे एक्सप्लोजन करेंगे, फिर वो आगे एक्सप्लोजन करेंगे। इस पे अगर मैं कॉमन टेंजेंट लगा लूं, ये देख पा रहे हो कॉमन टेंजेंट, अगर मैं कॉमन टेंजेंट लगा लूं तो यही कॉमन टेंजेंट वेव फ्रंट होता है, बस इतनी सी बात, ठीक है। यही वेव फ्रंट हमारे पास होने वाला है कि हर पार्टिकल, ये जो बीच में पार्टिकल है, ये कारण बनेगा अगले वालों पे डिस्टरबेंस शेयर करने का, फिर वो आगे शेयर करेंगे, फिर वो आगे शेयर करेंगे। मैं अगर प्राइमरी सोर्स हूं तो दूसरे वाला सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा, वो आगे डिस्टरबेंस को ट्रांसफर करने का कारण बन जाएगा। तो ये था हमारे पास। अभी हम बात कर रहे हैं एक पॉइंट सोर्स की, और याद रखना वेव फ्रंट का मतलब है एक कॉमन टेंजेंट की हम यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कभी भी एक पॉइंट सोर्स होता है, तो ध्यान से देखना, अगर कभी भी हमारे पास एक पॉइंट सोर्स की बात कर रहे हैं, एक मिनट बस, पॉइंट सोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये रहा एक सोर्स, उसके अराउंड ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे, सर्कल नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास एक लीनियर सोर्स हो, एक लाइन सोर्स हो, तो हमारे पास कुछ सिलिंड्रिकल बनेंगे, कुछ इस तरीके से, ऐसे कुछ ये, और इसके बाद ये तीसरा, ये हमारे पास। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अगर कभी ऐसे पैरेलल रेज आ रही हो तो इसे हम बोलते हैं प्लेनर। यहां पे मैं लिख देता हूं, प्लेनर वेव फ्रंट। कुछ इस तरीके से बनते हैं, प्लेन की तरह, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा, फिर एक और प्लेन, फिर एक और प्लेन, एंड अप टू सोन, ऐसे बहुत सारे प्लेन्स बनने वाले। दीज आर कॉल्ड प्लेनर वेव फ्रंट। बहुत बढ़िया बात थी। अगर मैं यहीं पे रिफ्लेक्शन की बात करूं, अगर मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करूं, ध्यान से देखना, तो इसमें मान लो ये हमारे पास एक सरफेस है और ये हमारे पास दो रे आ रही है, ये भी तो पैरेलल ही है रेज, है ना। तो इसमें भी हमारे पास कुछ इस तरीके से बनने वाले हैं, कुछ इस तरीके से वेव फ्रंट बनने वाले, ये रे वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू दैट डायरेक्शन जिसमें ये फ्लो ऑफ एनर्जी है। मैं यहां पे दोबारा दिखाना चाहूंगा, ये कौन सी डायरेक्शन है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी। और यही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिंग, अरे अरे अरे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव। बस इतनी सी बात है। अगर कभी भी हम वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर एक लाइन डाल दे, इन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइन की जो डायरेक्शन हमें दिखाई दे रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, याद रखना। और साथ ही साथ एक और बात ध्यान रखना, विच इज कि ये जो वेव फ्रंट के ट्रैवल करने की स्पीड है, जो डिस्टरबेंस, ये जो एनर्जी फ्लो कर रही है, इसकी स्पीड क्या होगी? एंड दैट स्पीड इज 3 × 10⁸, जो आज तक हमने पढ़ा था। क्लियर हुआ यहां तक? बहुत बढ़िया बात है। मैं इसको वापस नीचे ले आता हूं, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। आगे हम बढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, तो मैं यहां से अभी थोड़ी देर के लिए इनको हटा लेता हूं, कुछ इस तरीके से। हाँ, ये हमारे पास, ये हमारे पास, ये हमारे पास, और जैसे ये रिफ्लेक्ट कर जाएंगे तो कुछ ऐसी कंडीशन होने वाली है। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, अरे आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा कहानी, बस खत्म। और ये हमारे पास होने वाला है कुछ इस तरीके से। समझ आया? पक्का? बहुत बढ़िया बात थी। अब ध्यान से देखना, मैंने अभी इसमें से थोड़ी सी पिक्चर चुरा ली है, छोटी कर दी है इसको पिक्चर को। यहां वाली जो कहानी होगी ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो कहानी होगी, लाइट रे यहां से आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, यहां टकराई, टकराने के बाद इस एक पॉइंट को देखोगे तो ये तो एक पॉइंट सोर्स है ना। पॉइंट सोर्स की वजह से यहाँ पे स्फेरिकल बनने स्टार्ट होंगे, यहाँ पे स्फेरिकल बनने स्टार्ट होंगे। कॉमन टेंजेंट
अभी इस पे कॉमन टेंजेंट बनाए कहां से, ये डिस्टेंस, ये रे 1 है, ये रे 2 है, रे 2 को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा एज कंपेयर टू रे 1 इस सरफेस पे टकराने से पहले, तब तक इसके स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते रहेंगे। जैसे ही यहां से इसका, जैसे ही ये वाली रे नंबर 2 जैसे ही सरफेस पे टकराएगी, टकराते ही इसका भी वेव फ्रंट बनेगा, और जैसे इसका वेव फ्रंट बना मैं कॉमन टेंजेंट लगाऊंगा। ये जो कॉमन टेंजेंट है, दिस इज द वेव फ्रंट वी आर टॉकिंग अबाउट। मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी, मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा अभी कुछ देर में, लेकिन ठीक है, मैं इस चीज को भी हटा देता, इसको भी हटा देता, इसको भी, इसको। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन वाले का केस। अगर मैं रिफ्रैक्शन के लिए बनाऊं, कोई भी चेंज नहीं है, तो ये रहा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में ये आई दो रेस टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे चली गई, तो ये आ रहा था, अरे ये आ रहा है हमारे पास वेव फ्रंट, फिर से प्लेनर, और प्लेनर ही चलेगा, खत्म, इतना ही था। अगर हमारे पास एक लेंस है फॉर एग्जांपल, तो उसका भी बना सकते हैं। ये हमारे पास रे आई यहां चली गई, ये हमारे पास रे आई यहां चली गई। याद रखना, ये जो हमारे पास चीज है ना, एक मिनट बस, ये जो हमारे पास चीज है, दिस इज कॉल्ड फोकस। याद आया, फोकस होता है। इसको एक रेडियस की तरह मान के चलो, इसको एक रेडियस की तरह मान के चलो, ठीक है। ये एक पॉइंट सोर्स है, और इससे बहुत सारे स्फीयर्स बनने वाले, मैं थोड़ा सा और सही से बना सकता हूं, ये कुछ ऐसे स्फीयर्स बनने वाले, और यहां पे फिर से पैरेलल, यहां प्लेनर है और यहां जाके स्फेरिकल होते जाएंगे। इसको हम कन्वर्जिंग भी बोल पाएंगे, देखो कन्वर्ज हो रहे हैं एक जगह पे जाते जाते, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट्स ऐसे दिखाई देते हैं। ये हमारे पास है कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, और ऐसे ही हमारे पास डाइवर्जिंग भी होते हैं। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। अगर हमारे पास ये वाला लेंस होता, तो कौन सा लेंस है ये, कनकेव। अगर हमारे पास कनकेव होता, पैरेलल रेज आ रही है, तो ये उसको डाइवर्ज कर देती है। दिस इज यहां से प्लेनर, फिर आगे जाते जाते बड़ा होता होता ये तो डाइवर्जिंग वेव फ्रंट बनने स्टार्ट हो गई। ऐसा ही हम मिरर के लिए भी बना सकते हैं, और मेरे ख्याल से तुम लोग मिरर का खुद से बना ही लोगे। लो एक बार बना देना। अरे यहां से मिरर का भी बना देना कि पहले यहां से आ रहे थे प्लेनर वेव फ्रंट, ये रहे प्लेनर वेव फ्रंट, और उसके बाद अगर तुम देखोगे प्लेनर के बाद कुछ ऐसे होते गए। ठीक है, थोड़ा क्लीन सा बढ़िया सा खुद से बना लेना। मेरे ख्याल से तुम लोगों पे भरोसा है, तो तुम लोग बना लोगे बढ़िया। ऐसे ही तुम लोग कन्वेक्स के भी बना लोगे। ये रे आई यहां चली गई, ये रे आई यहां चली गई, इसके भी डाइवर्जिंग दिख रहे होंगे, तो तुम बढ़िया सा बना लेना। ठीक है, हो जाएगा पक्का, देख लो। चलो आगे, मेरे ख्याल से यहां तक बात क्लियर होगी, और हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे वेव थ्योरी के बारे में बताया हुआ है कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन वगैरह वगैरह ये डिस्क्राइब करने में हेल्प करती है। पोलराइजेशन हम नहीं पढ़ रहे होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। वेव फ्रंट के बारे में बता रखा है, इट इज डिफाइंड एज द कंटीन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब होता है एक साथ ऊपर जाना, एक साथ नीचे आना, एक साथ ऊपर जाना, एक साथ नीचे आना। मेरे पास इसके लिए भी एक सिमुलेशन है। अगर मैं वेव फ्रंट दिखाना चाहूं, वेव फ्रंट जियोजेब्रा, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, अपने टीचर्स को भी बता सकते हो, उनके भी काम आ जाएंगी। हमें लीनियर नहीं चाहिए, वेव फ्रंट, क्या लिख दिया मैंने, वेव। अभी ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा। चल जा, हाँ ये रहा, देखो इसको ध्यान से देखना। अगर मैं इसको थोड़ा स्टार्ट करने की कोशिश करूं, तो ये जो पार्टिकल्स हैं एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं, एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं। मैं किसी भी पॉइंट पे अगर इसको पोज कर लूं, फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे पार्टिकल्स, एक मिनट रुको, हाँ अभी ठीक है। अगर तुम लोग देखोगे सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे, यही है बस। जो एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं उन्हें सेम फेज बोल रहे हैं, बस खत्म, इतनी सी बात थी। अगर पानी में पत्थर फेंकोगे तो पार्टिकल्स की जो रिपल्स होते हैं उसको कभी ध्यान से ऑब्जर्व करना। एक पर्टिकुलर पार्टिकल्स होते हैं सर्कल की फॉर्म में, वो एक साथ ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, बस इतना सही तो है। यही तो है सेम फेज वाली बात। क्लियर हुआ? तो ये था। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ कैटेगरीज लिखी है, स्पेरिकल और सिलिंड्रिकल, प्लेन, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी।
हाइगन्स प्रिंसिपल भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेवफ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। कहने का मतलब है अगर ये मेरे पास एक स्फीयर बन चुका है, इसके हर एक पार्टिकल सेकेंडरी वेवलेट कहलाएंगे। आगे डिस्टर्बेंस ट्रांसफर कर रहे हैं ना ये, ठीक है, दे आर कॉल्ड दे आर सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंसेस। फिर आगे डिस्टर्बेंस ट्रांसफर करेंगे, फिर वो आगे करेंगे, फिर वो आगे करेंगे एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ना चाहेंगे। दी सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। ऑलरेडी बता दिया है, कोई भी अगर मीडियम है जिसमें भी ये वेव फ्रंट बन रहे हैं तो उसमें वेव फ्रंट ट्रैवल करते हैं। एक वेव फ्रंट बना, एक स्फीयर बना, फिर दूसरा स्फीयर, फिर तीसरा स्फीयर। इनकी स्पीड क्या होती है बनने की? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, a surface tangential to these wavelets at any point gives the instantaneous this। मतलब कहने का अगर कभी भी हम इन वेवलेट्स पे, ये पार्टिकल ने आगे इन पार्टिकल्स पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की, मैं हर एक का अलग अलग बना देता हूं वेव फ्रंट लो, तो इसका जो कॉमन टेंजेंट आएगा वो कॉमन टेंजेंट हमारे पास न्यू वेव फ्रंट देगा। अब इसी कॉमन टेंजेंट को मैं एक नाम दे सकता हूं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, दिस इज कॉल्ड लोकस। बस इतना चाहिए। एंड नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का प्रूफ यूजिंग दिस, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जो कि हमें ऑलरेडी पता था, लेकिन अब प्रूफ देख लेते हैं इसका। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, वही सिचुएशन में वापस चलते हैं। घबराना नहीं है किसी भी सिचुएशन से। मान लो ये हमारे पास एक रे है, ये हमारे पास एक दूसरी रे है, कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं इस पे बनाना चाहता वेव फ्रंट, तो कुछ इस तरीके से वेव फ्रंट बनते हैं। अभी भी बताया था ना पैरेलल रेज आ रही हूं। लेकिन अगर तुम रे 1 और 2 को ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर ये रे नंबर 1, अरे हाँ, अगर हमारे पास ये रे नंबर 1 है, ये रे नंबर 2 है, तो अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, रे नंबर 1 जल्दी टच करेगी सरफेस पे एज कंपेयर टू रे नंबर 2। और कितना डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस, है ना। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करता हूं, कुछ इस तरीके से ये डिस्टेंस है। अब जितना समय ये जो हमारे पास, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये जो सी बी वाला डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस तक जब तक ये यहां से यहां आ रहा है, मान लेते हैं स्पीड की लाइट है v और t टाइम लगा है इसे c से b कवर करने में, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा vt। अरे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इतने टाइम में ये जो पॉइंट है, ये अपने वेव फ्रंट बनाना स्टार्ट, ये अपने वेव फ्रंट बनाना स्टार्ट करेगा। ये बना लिया इसने वेव फ्रंट। और जैसे ही हमने देखा कि टी टाइम खत्म हो चुका है, इतना इसने स्फीयर बना लिया, टी टाइम खत्म, अब रुक जाओ, पोज कर दिया हमने सिचुएशन को। अब यहां पे भी एक स्फीयर बनना स्टार्ट होगा, उसके बनते ही हम एक कॉमन टेंजेंट निकाल देंगे। एट दैट कॉमन टेंजेंट अगर यहां से मैं बनाना चाहूं तो ये रिफ्लेक्टेड रे यहां से बनाई जा सकती। मैं इस वाली लाइन को दोबारा बनाता हूं। ये रहा हमारे पास कॉमन टेंजेंट। अरे दादा, ये रहा हमारे पास कॉमन टेंजेंट। एंड ये रहा हमारे पास इसके बाद के जैसे जैसे ये स्फीयर बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, हम यहां से कॉमन टेंजेंट दोबारा लगाएंगे। फिर ये बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, फिर हम कॉमन टेंजेंट दोबारा लगाएंगे। एंड ऐसे ही बहुत सारे वेव फ्रंट्स बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा डायग्राम्स, इसीलिए मैं इसके, हाँ, अभी सही, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा तो मैं इसके ट्राइंगल्स अलग अलग से निकाल लेता हूं। तुम लोग ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं इस सबको यहां से हटा देता हूं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सब कुछ, तो हमारे पास ये रही एक रिफ्लेक्टेड रे। थोड़ा सा इसको इधर करते हैं और थोड़ा सा टेढ़ा, एंड दैट इज इट। ये एक रे हम यहां से निकाल लेते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, कुछ ऐसा। हमने अभी अभी देखा जो हमारे पास वेव फ्रंट आया था वो भी यहां पे परपेंडिकुलर ही होगा इन दोनों के। इसका मतलब है ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ए, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है सी बी, इतने टाइम में ये जो ए लेटर से डी है, ये जो सी बी डिस्टेंस है और ये जो ए डी डिस्टेंस है, दीज आर एग्जैक्टली इक्वल। क्योंकि जितने टाइम में ये यहां तक पहुंची थी, जितना इसने समय लिया ये सी से बी तक पहुंचने का, इतने टाइम में ये एक्सप्लोजन बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। ये जो डिस्टर्बेंस थी ये फैलती रही, फैलती रही, फैलती रही, फैलते फैलते ये डी तक आ गई, इतना बड़ा स्फीयर हो गया। तब यहां स्फीयर बनना स्टार्ट हुआ, जिसका कॉमन टेंजेंट, जिसका रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो ये टेंजेंट कब आया? ये टेंजेंट कब आया? टी टाइम के बाद। तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा? v इंटू टी।
ये जो स्फेयर की जो रेडियस हमें दिखाई दे रही है ये भी v इंटू टी है, क्योंकि उतने ही समय में जितने समय में C से B तक रे नंबर 2 पहुंची उतने ही समय में स्फेयर बना था। मैं इन ट्राइंगल्स को थोड़ा अलग से बनाऊंगा क्योंकि मेरे को एक और चीज लिखनी है इसमें, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें मिसिंग लग रहे होंगे, वो भी लिख लेते हैं। इसको भी ध्यान से देखना हो, एक यहां बनाते हैं यहां, अब ध्यान से देखना। हाँ, इतना जूम काफी है मेरे ख्याल से, अब तो दिख ही जाएगा। अगर यहां पे एंगल आई है तो यहां ये वाला ध्यान से देखना, ये कितना होगा एंगल, ये तो हमें पता है, ये रे नंबर 1, ये रे नंबर 2, और ये उनका वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, दैट मींस 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, पैरेलल रेज है ना। अगर ये एंगल आई है, ये 90 है, तो ये वाला होगा 90 माइनस आई, लेकिन नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये होगा आई। वीडियो पॉज करो, मेरे को पता है काफी कंफ्यूजिंग है, आराम से सोचो। ये आई, ये 90 माइनस आई, तो ये आई, ठीक है। मैं इस वाले को हटा देता हूं, आराम से सोचना, लेकिन सोचना जरूर, तब पेपर में थोड़ा इजी हो जाएगा करना इसको, ठीक है। इधर की साइड आते हैं, अगर यहां से नहीं समझ आया तो शायद यहां से आ सकता है। ये अगर एंगल आर, ये वाला है 90, क्योंकि इन दो रेज के ये परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये आर है, तो ये 90 माइनस आर कहां गया, हाँ, ये 90 माइनस आर है, दैट मीन्स टू से ये वाला एंगल आर होने वाला है। ये आर, ये 90 माइनस आर वेव फ्रंट की वजह से, ये आर क्योंकि नॉर्मल के साथ ये 90, ये 90 माइनस आर, तो ये आर। आराम से सोचो, आराम से समझ लो, लेकिन इसको सीख के ही जाना है, ठीक है। मैं ये दो ट्राइंगल्स को अलग अलग से बना लेता हूं। एक ट्राइंगल अपने पास कुछ इस तरीके से आएगा और दूसरा ट्राइंगल अपने पास ऐसा कुछ आएगा। दिस इज 90, दिस इज 90, ठीक है। ये है ए बी डी और ये है ए बी सी। अब हमारे पास पता है, हमें ए बी तो कॉमन आ गए, एक आ गया एंगल, इसका मतलब है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, बस पहली चीज। दूसरा एंगल हमें दिखाई दे रहा है, एंगल कौन सा एंगल बराबर है, ए सी बी ए डी सी, ए सी बी ए डी बी, ईच 90, ठीक है। और तीसरी चीज हमें यहां पे देखनी है कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, अभी मैंने बताया था, ये जितना डिस्टेंस होगा उतने ही समय में स्फीयर बढ़ता रहेगा, है ना। तो ये ए डी बी सी, ए डी बी सी बोथ आर इक्वल, ईच इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, खत्म। तो बाय एस ए एस, ये तो बचपन में किया होगा ना, बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, बाय सीपीसीटी हम बोल सकते हैं सब कुछ इनका इक्वल होगा, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। हमने किस थ्योरी को यूज किया है, हमने हाइगन्स थ्योरी को यूज किया है इसको प्रूव करने के लिए, एंड दिस इज द प्रूफ। आराम से समझ लो और इसको सोचो कि यहां पे हो क्या गया है। अभी मेरे ख्याल से उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आराम से 5 मिनट लेके फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें हम बात कर रहे होंगे स्नेल्स लॉ की। स्नेल्स लॉ हमें प्रूव करना है। स्नेल्स लॉ होता है साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n2 बाय n1, यही तो होता है। अगर मान लो हमारे पास ये एक सरफेस है और हम इसमें दो रेज को भेज रहे हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, पहली रे है और ये दूसरी रे है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन हम बात कर रहे हैं अभी, ये है रेयर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम, ठीक है। डेंसर में हमारे पास n2, ये हो जाएगा n1, बढ़िया बात है। दो बना लेते हैं नॉर्मल, ये हमारे पास पहला नॉर्मल, ये हमारे पास दूसरा नॉर्मल, इसके बाद टुवर्ड्स द नॉर्मल और ये भी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, बढ़िया बात थी। पैरेलल रेज आ रही हैं तो इनके परपेंडिकुलर पे जो होंगे वो परपेंडिकुलर पे होंगे। अगर मैं ये एक परपेंडिकुलर बना दूं इसमें, दिस इज वेव फ्रंट। यहां पे अब ध्यान से देखना,
अब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है अगर A, ये है अगर B, ये है अगर C, ये जो BC डिस्टेंस है, लेट अस से ये है V1T। अरे दूसरे मीडियम में जाते ही स्पीड ऑफ लाइट भी तो चेंज होती है ना। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी, हमने सुना हुआ है N इज इक्वल टू C/V। सुनिए ऐसी ऐसी बातें, ठीक है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो उसके कारण स्पीड भी अलग अलग होगी। V1T समय में, सॉरी T टाइम में BC डिस्टेंस कवर किया है। इसी T टाइम में यहां पे मान लेते हैं डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यहां पे ये फैलना स्टार्ट करेगा, फैलता जाएगा, फैलता। क्या इस बार भी यहां पे V1T होगा? द आंसर इज नो। स्पीड स्लो हो जाएगी, तो मतलब ये वाला 10 से कम डिस्टेंस ही ट्रैवल कर पाएगा, तो यहां कहीं आ जाएगा। तुम लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो BC है और ये जो AD है, दोनों में फर्क है, क्योंकि ये T टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा एज कंपेयर टू T टाइम में यहां, क्योंकि डेंसर मीडियम है, स्पीड भी तो स्लो हो जाएगी, तो वो जो फैलने वाली डिस्टर्बेंस है, वो डिस्टर्बेंस फैलने में भी ज्यादा समय लगेगा। गिवन समय में मान लो 10 सेकंड मुझे मिले, यहां 10 सेकंड में 10 सेंटीमीटर कवर हो रहा है, यहां 10 सेकंड में 5 सेंटीमीटर कवर हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये फिर से एंगल I है, ये 90 माइनस I है, तो ये I, ये एंगल R है, ये 90 माइनस R है, तो ये हमारे पास R हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? दोनों ट्राइंगल में साइन थीटा लगा दो, तो साइन I इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज AB। फिर नीचे वाले ट्राइंगल में साइन R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज AB। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू V1T बाय AB, V2T बाय AB। AB से भी उड़ा दिया, T से T गया, दैट मीन्स साइन I बाय साइन R V1 बाय V2। पक्का समझ आ रहा है? ठीक है, बढ़िया। ऐसा तो नहीं होता स्नेल्स लॉ, कोई बात नहीं, ये भी तो है। अगर मैं यहां से V की वैल्यू निकालू तो आ जाएगा C बाय N, दैट मीन्स टू से मैं इसको लिख सकता हूं साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू C बाय N1 इज इक्वल टू C बाय N2, C बाय N1 C बाय N2, C से C गया, N2 बाय N1 बन जाएगा रेसिप्रोकल होके, एंड दैट इज स्नेल्स लॉ। रटा नहीं है बाय द वे, हमने वही वेव फ्रंट वाली थ्योरी बताई है कि यहां पे जो डिस्टरबेंस है वो फैलती फैलती यहां तक पहुंचेगी, इस बार कम डिस्टरबेंस, कम स्लो फैलेगी इस बार डिस्टरबेंस, क्योंकि डेंसर मीडियम आ गया ना, इसलिए। दिस वाज स्नेल्स लॉ का प्रूफ यूजिंग आवर हाइगन्स थ्योरी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, हमने ये दोनों निपटा लिए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में। कोहेरेंट सोर्स कौन से होते हैं? ऐसे सोर्सेज जिनकी two sources are coherent if they emit same waves of same frequency and maintain constant phase difference। या तो फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। फेज डिफरेंस के बारे में पता है ना, कि अगर एक ये वेव है और ये दूसरी वेव है, हमेशा ऐसी ही रहे। इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? 90 का। डोंट वरी, अगर नहीं याद आ रही है ये चीजें तो मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं। अगर ये हमारे पास एक वेव है, वेव को लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, मोस्टली 2 होते हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे काम आने वाले 0, अगर यहाँ पे हमारे पास है 2 पाई एक कंप्लीट साइकिल के लिए, तो ये होता है π/2, ये हमारे पास होता है पाई, ये 3π/2। अगर वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना है तो ये हो जाएगा 0 λ/4 λ/2 3 λ/4 एंड देन लैम्डा। ऐसा भी लिखा जा सकता है। अगर मैं लैम्डा के टर्म्स में किसी वेव को बोलना चाहूं, अगर एक ये वेव है और लेटस से मैंने इसी वेव की एक कॉपी बना ली है यहां पे, ये, और मैंने इस वेव को उठाया और इस वेव को, एक मिनट, मैंने इस वेव को उठाया और यहां ले गया। बताओ दोनों में कितना फर्क है? इन दोनों वेव में λ/4 का या फिर π/2 का, कुछ भी बोल सकते हैं। या तो λ/4 का फर्क बोल सकते हैं या फिर π/2 का बोल सकते हैं। अगर मैं λ/4 बोल रहा हूं, दोनों में फर्क है, तो उस फर्क को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हम बता रहे हैं लैम्डा की टर्म्स में, विच इज λ/4। अगर मैं बोल रहा हूं पाई की टर्म्स में, तो उसे बोलते हैं फेज डिफरेंस। दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। फेज
डिफरेंस विच इज π/2 का। दोनों में रिलेशन भी एक होता है विच इज फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, अरे फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। हम इनके सिंबल भी यूज कर रहे होंगे, फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा। तो याद रख लेते हैं, हमारे काम आ जाएंगे वेव्स की। वेव्स में ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं एसी चैप्टर कराता हूं या फिर जब मैंने वेव चैप्टर 11th में भी कराया है तो मैं हमेशा ये चीज पढ़ाता हूं, वहां पे भी सेम मैंने वहां पे एक बार बताता भी हूं कि भाई ये आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं चीजें, तो मेक श्योर इसको ध्यान रखो। ठीक है, कभी भी हमारे पास ऐसी वेव की अगर हम बात कर रहे हैं, तुम लोगों ने काफी सारी वेव्स के बारे में बात की होगी, जैसे एक प्रोग्रेसिव वेव होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है। एक प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव होती है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं जो वाइब्रेट हो रहे हैं ऊपर नीचे। वेव के बारे पता नहीं, ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया था। ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है पार्टिकल जा रहे हैं ऊपर नीचे, पार्टिकल जा रहे हैं ऊपर नीचे, लेकिन वेव आगे ट्रेवल कर रही है। ऐसी वेव को हम ऐसी वेव को हम प्रोग्रेसिव वेव भी बोलते हैं। और अगर उन्हीं पार्टिकल्स में कंडीशन लगा दो कि वह एसएचएम में भी हो तो वो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव हो जाती है। ठीक है, ये थोड़ा भाषण था जो मुझे देना था, तो ध्यान रखो, थोड़े एडवांस क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी झेल सके हम। पक्का यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अगर हम कभी भी इक्वेशन की बात करें, कभी भी हमारे पास कोई ऐसी वेव है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह की अगर हम बात करें तो हम ऐसा लिख सकते ए साइन ओमेगा टी, खत्म। वेव की इक्वेशन, अगर ये हमारे पास एक वेव है, अगर हमारे पास दूसरी वेव आ गई, लेटेस्ट से दूसरी वेव भी हम लिख रहे हैं, दोनों में फर्क है फाई का। व्हाट इज फाई? फाई इज द फेज डिफरेंस। यहां पे देखो इन दोनों में फर्क है π/2 का, है ना, वैसा ही कुछ कहना चाह रहा हूं मैं। अब मैं यहां पे बात करना चाहूंगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव की। सुपरपोजिशन ऑफ वेव से पहले बस मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कोहेरेंट सोर्सेज अभी मैंने बताए हैं। अगर दो सोर्सेज हैं तो वो कोहेरेंट हो ही नहीं सकते। दो अलग अलग सोर्सेज हैं, दे कैन नॉट बी कोहेरेंट। तुम सेम कंपनी के लेके आओगे तब भी नहीं, कोहेरेंट नहीं होंगे। तो कैसे दो सोर्सेज को कोहेरेंट बनाए? उनकी कॉमन जीरो फेज डिफरेंस हो या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, कैसे बनाए? हम एक सोर्स का यूज करके कोहेरेंट सोर्स बना, कुछ ऐसे ये कहना चाह रहा हूं। एक सोर्स मैंने लिया, सामने लगा दी एक स्लिट, कुछ इस तरीके से। अब एक सोर्स का यूज करके मैंने दो सोर्स बना लिए। समझ पा रहे हो मैंने क्या किया अभी? या अगर हमारे पास एक टॉर्च है, मैंने यहां पर रख दिया, अब इस टॉर्च से जो भी लाइट निकलेगी, अगर मैं यहां खड़ा होकर देखूंगा, मुझे ऐसा लगेगा दो सोर्स हैं, एक ये यहां से लाइट आ रही है, एक यहां से लाइट आ रही है, तो मैंने एक का यूज करके दो बना लिए। दिस इज कोहेरेंट। यहां से आने वाली लाइट और यहां से आने वाली लाइट कोहेरेंट होने वाली है, 100% कोहेरेंट होगी। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, सुपरपोजिशन का मतलब है, अब हम बात कर रहे हैं अगर दो वेव को मिक्स कर दिया तो, जैसे मैं यहां पे भी बताना चाह रहा था, अगर दो वेव को मिक्स करते हैं तो क्या होता है? डिपेंडिंग ऑन हम कैसे मिक्स कर रहे हैं, हम मिक्स कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती हैं सारी की सारी चीज। आई होप कि यहां तक समझ गए होंगे। तो सुपरपोजिशन का मतलब होता है अगर कभी भी वेव आके कुछ इस तरीके से मिल रही है, अब वेव तो आगे भी इनफाइनाइट पीछे भी इनफाइनाइट, ये है, अरे ये है फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेव कुछ इस तरीके से, और ये रही हमारे पास दूसरी वेव। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ, क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ, अप टू सोन। मैंने थोड़ा ढंग से नहीं बनाया होगा वो तो अलग बात है, मैं इसको हटा ही देता हूं, एग्जैक्ट ऊपर वाले का रेप्लिका लेके आते हैं। तो ये है ये, और यहां पे वेव, इन दोनों में कितना डिफरेंस दिख रहा है? एंड दैट इज जीरो, फेज डिफरेंस जीरो है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ले गया तो अब कितना फेज डिफरेंस दिख रहा है? 90 डिग्रीज का। अब कितना फेज डिफरेंस दिख रहा है? 180 डिग्रीज का, है ना। थोड़ा सा और आगे करता हूं मैं, अब 180 डिग्रीज का इनमें फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर खत्म कर देंगे एक दूसरे को। दैट मीन्स टू से आज हमें यह बात समझ आई कि दो वेव्स एक दूसरे को मिलकर खत्म कर देती हैं इफ दे हैव फेज डिफरेंस ऑफ पाई या फिर 3π। सिमिट्री ही तो है। इसको मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूं, अगर कहते हो तो मैं इसको यहां ले आता हूं, यहां पे
ये लेके आए थे, फिर यहां ले आए। 2 पाई यहां तक आता है, 2 पाई, और 1 पाई और हम आगे गए तो 3 पाई पे पहुंच गए। अभी भी एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे क्योंकि अभी भी ट्रफ और क्रस्ट एक साथ है। पाई, 3 पाई, फिर 5 पाई अप टू सोन, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही अगर हम फेज डिफरेंस को 0 रखें, 2 पाई रखें, 4 पाई रखें, 6 पाई रखें, इवन नंबर रखें, तो इसमें एक दूसरे के साथ मिलके ये बड़ी वेव बना देती हैं। जब दो वेव्स मिलके एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब एक दूसरे को मिलके बड़ी वेव बना देती हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद रखना, इंटरफेरेंस वर्ड में यूज कर पा रहा हूं क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोहेरेंट सोर्सेस की। अब हम कह रहे हो आप कोहेरेंट सोर्स की भी बात कर रहे हो और फेज डिफरेंस की भी बात कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? बताते ही देखो। अगर हमारे पास ये रहा, ये रही 2 स्लिट्स, मैंने अपने हाथ की बात करो, फॉर एग्जांपल इसमें थोड़ा थोड़ा सा गैप है ना, वही। यहां से एक सोर्स पड़ा हुआ है, यहां से लाइट आई, और यहां पे एक स्क्रीन है। अब ध्यान से देखना, यहां पे हमारे पास एक स्क्रीन है फॉर एग्जांपल, यहां से लाइट आई, यहां से लाइट आई, तुम्हें देख के पता लग रहा है, आंखों से देख के पता लग रहा है किसको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा, किस वेव को ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा पहुंचने के लिए। मैं 1 मिनट रुको, ये एक वेव, ये एक वेव, किसको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा? द आंसर इज दोनों को सेम, किसी को भी ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ा। अगर मैं यहां से एक वेव बनाऊं, यहां से एक वेव बनाऊं, दे बोथ आर सेम। मैं यहां तक ले आता हूं इसे, हाँ, दे बोथ आर सेम। लेकिन अगर मैं एक वेव यहां से लेके जाऊं, एक वेव यहां से लेके जाऊं, आंखों से देख के भाई पता लग रहा है इस वाली को ज्यादा चलना पड़ा, है ना। S1 S2, यहां पे अगर हमारे पास P पॉइंट, यहां पे हमारे पास कुछ भी X पॉइंट, तो देख के पता लग रहा है S1P को कम चलना पड़ा एज कंपेयर टू S2P। कितना कम चलना पड़ा? तो यहां पे एक लाइन डाल दो, इतना इतना एक्स्ट्रा चल रही है S2 से आने वाली वेव। ये एक्स्ट्रा है, एंड इसी एक्स्ट्रा को हम बोलते हैं डेल्टा, दैट इज फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। माय बैड, मैंने गलत बोल दिया है। इसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस तो वो होता है ना फाई, इसलिए तो ये पाथ डिफरेंस है। बस इतना ही हमें इसमें जानना था कि पाथ डिफरेंस क्या होता है। अब अगर ये पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस, अरे हमें कन्वर्जन तो पता ही है ना, ये लो, पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा, या फिर डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फाई। अभी अभी हमें पता लगा था फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास फाई की वैल्यू होती है पाई, 3 पाई अप टू सोन। तो ऐसे ही डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा में तुम डालो, यहां पे पहले पाई डालोगे तो लैम्डा बाय 2, फिर 3 पाई डालोगे तो 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 अप टू सोन। अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, याद रखना हम कोहेरेंट सोर्सेस की ही बात कर रहे हैं। तो हमारे पास फाई की वैल्यू होती है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई अप टू सोन। तो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा लैम्डा 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा अप टू सोन, एन लैम्डा आ जाएगा। इसमें 2n प्लस 1 लैम्डा, 2n माइनस 1 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 अप टू सोन। और यहां पे n की वैल्यू हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी, सॉरी यहां पे लास्ट आ जाएगा n लैम्डा, और n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाए। जिस तरीके से बता रहे हैं वैसे ही याद रख लो, ठीक है, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। यहां पे कितना पाथ डिफरेंस है? 0, तो हमें क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव। मान लो इस जगह पे पॉइंट P पे जो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर लगाया, ये जो पाथ डिफरेंस आया, ये पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट करा 6 लैम्डा। 6 लैम्डा किस कैटेगरी में आ रहा है? 6 लैम्डा आ रहा है इस कैटेगरी में, मतलब यहां भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पे यहां से लाइट आएगी, यहां से लाइट आएगी, दोनों मिलकर एक दूसरे को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स यहां पे मैं ब्राइट स्पॉट दिखना चाहिए। मान लो इस जगह की अगर मैं बात करूं, इस जगह पे
यहां पे मुझे दिखाई दिया कि ये जो पाथ डिफरेंस अब आया है, 1 सेकेंड, इस वाले को हम हटाते हैं, कुछ इस तरीके से। हाँ, अब जो हमें पाथ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यह आया 3 λ/2 के इक्वल। तो डिस्ट्रक्टिव डार्क बैंड बनेगा या फिर डार्क स्पॉट दिखेगा, क्योंकि लाइट ने मिलके, यहां से आने वाली लाइट ने, यहां से आने वाली लाइट ने मिलके आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर लिया है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। एंड दैट इज द कंप्लीट स्टोरी बिहाइंड इट। आई होप कि समझ आया हो। ठीक है, अगर मान लो यहां से आने वाली वेव की इक्वेशन है y = a sin ωt, और यहां से आने वाली वेव की इक्वेशन है a sin ωt + phi। कोहेरेंट सोर्स की बात हो रही है भाई, है ना, कोहेरेंट सोर्स की बात हो रही है। और स्लिट की ये जो विड्थ है, ये भी मैंने सेम रखी, तो मैंने इसलिए a को भी सेम रखा हुआ। कोहेरेंट सोर्स है, सिर्फ फेज का डिफरेंस होगा, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, फिलहाल के लिए थोड़ा जनरल केस की बात करते हैं, फिर इस स्पेशल केस पे भी आएंगे। मान लो हमारे पास दो वेव है, y1 = a1 sin ωt, और दूसरा है y2 = a2 sin ωt + phi। अरे वो स्लिट की तो विड्थ है, एक को तुमने इतना बड़ा कर दिया, छोटा सा कर दिया, ऐसे समझ लो। दोनों के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, फाई की वैल्यू चेंज नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो मेरे पास आ जाएगा a1 sin ωt + a2 sin ωt + पाई। एसी चैप्टर में भी ऐसी चीजें हमने करी हुई है ना, है नहीं है वेक्टर, लेकिन इनको वेक्टर की तरह मान लो, रिजल्टेंट की तरह जोड़ दो। अगर a1 को मान लो कुछ ऐसे, a2 को मान लो कुछ ऐसे, और बीच में लगा दो फाई। नहीं है वेक्टर, नहीं होते एम्पलीट्यूड, लेकिन वेक्टर की तरह मान के इसको फायदा हो जाता है, क्योंकि इनका रिजल्टेंट भी कुछ ऐसा ही आता है, रूट में a1 स्क्वायर + a2 स्क्वायर + 2a1 a2 cos फाई। ऐसी ऐसी इक्वेशंस का बताता हूं, प्रूफ करके दिखाता हूं, डोंट वरी। ऐसा नहीं सोचना कि प्रूफ छुड़वाने के लिए बताया है, ऐसा नहीं है। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो a sin ωt + a2 sin, इसका फॉर्मूला लगा दो sin a + b का, sin a cos b + cos a sin b, कुछ इस तरीके से। अब देखोगे फर्स्ट टू टर्म्स जो है उसमें से कुछ कॉमन आता दिखेगा, sin ωt, a1 + a2 cos ωt cos phi, और यहां आ जाएगा sin ωt + a2 cos phi sin ωt। है, ये क्या गड़बड़ करी है हमने? what the डिस्ट्रॉयर उल्टा लिख दिया हमने। a2 sin phi cos ωt, अब ठीक है, a2 sin phi cos ωt। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ट्रिक क्या है, इस वाली टर्म को मान लो r cos थीटा, ये जो फर्स्ट वाली टर्म है इसको r cos थीटा मान लेते हैं, दूसरे वाली टर्म को r sin थीटा मान लेते हैं, तो a2 sin phi, बस इतना ही। दोनों को कर दो स्क्वायरिंग एंड एडिंग बाद में, क्योंकि इससे हमारे को फायदा हो जाएगा, देखते जाओ। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो y नेट बन जाएगा r cos थीटा, और साथ में ये sin ωt + r sin थीटा cos ωt। तो मैंने लग रहा है अगर इसमें से मैं r कॉमन ले लो तो फिर से वही सेम फॉर्मूला बन गया, y नेट = r sin a cos b cos a sin b, दैट मीन्स sin a + b, एंड दैट इज इट, खत्म, ये रहा। लेकिन ये r की वैल्यू क्या होती है, कभी 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 क्या, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आया वो हमें निकालना है, तो इनकी स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, तो बन जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा + r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा = इसकी स्क्वायरिंग एडिंग, स्क्वायर प्लस में a2 sin phi का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा r स्क्वायर कॉमन sin स्क्वायर + cos स्क्वायर 1, ये बन जाएगा a1 स्क्वायर + a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi + 2a1 a2 cos phi, और यहां बन जाएगा a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi। अगर तुम लोग देख रहे हो इन दोनों टर्म्स में से a2 स्क्वायर कॉमन, तो cos स्क्वायर + sin स्क्वायर 1, एंड यू विल गेट दिस रिजल्ट 2a1 a2 cos phi।
स्क्वायर हटाओगे ये वाला, अगर ये स्क्वायर हटाओगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट बन जाए। दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला वी वर सर्चिंग अबाउट। अगर हम इसको डायरेक्ट करने का भी तरीका है, दो इक्वेशंस दी हुई हैं और दोनों इक्वेशन को, एक को लिखो ऐसे a1 और दूसरे को लिखो a2 एंड दैट इज इट a2। तुम लोगों ने अगर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं यार, रिग्रेट करने वाली क्या बात है। अगर तुम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा होगा वेक्टर, तो उसमें देखा होगा कि ऐसा कुछ करके दिखा देते हो, है ना। वेक्टर को एंगल मत चेंज करो, बाकी इसको शिफ्ट कर दो, है ना। तो फिर हम यहाँ पे जो इसको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को जोड़ते थे, इसे रिजल्टेंट बोलते थे, और रिजल्टेंट निकालने का तरीका यहां से आता था, इसे बोलते थे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ऐसी अगर हमारे पास तीसरी भी इक्वेशन आ जाती तो फिर हम यहां लगा देते a3, तो फिर ये वाला होता फाइनल रिजल्टेंट। ऐसी ऐसी चीजें भी हमने देखी हुई हैं, मैं पुरानी याद दिला रहा था सिर्फ, वैसी मन कर गया मेरा, इसलिए। क्लियर है यहां तक। अगर मान लो हमारे पास इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a हो जाता है, तो क्या करोगे, तो पुट कर दो r इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, अरे हाँ, तो r इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये तो सेम सेम सी है, और ये भी बन जाएगा 2a स्क्वायर cos फाई। 2a स्क्वायर कॉमन ले लो तो बन जाएगा 1 प्लस कॉस फाई, एंड 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2a स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2। मेक श्योर मैं जितने फॉर्मूला लिखता हूं, अगर तुम बायोलॉजी के बैकग्राउंड से हो तो उसको कहीं साइड में नोट कर लिया करो, जैसे एक यहां यूज किया था, एक यहां यूज कर दिया। 2 इंटू 2 4, 2 बाहर, a स्क्वायर का a बाहर, कॉस स्क्वायर का कॉस बाहर, एंड दैट इज इट, खत्म। यही था हमारे पास, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं तुम लोगों से पूछता इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू कॉस की, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो बचेगा 2a। मिनिमम वैल्यू बताओ, कॉस की मिनिमम वैल्यू वैसे तो -1 होती है, बट अगर हम एम्पलीट्यूड की टर्म्स में बात करना चाहें तो ये हमारे पास 0 होगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी 0 हो जाएगा। ये कब 0 होगा, जब फाई की जगह पाई रखोगे, वो तो हमें पहले से ही पता थी। फाई की जगह पाई रखोगे तो पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 0, एम्पलीट्यूड भी 0। पाई का मतलब क्या होता है, दिस फाई इज फेज डिफरेंस। अभी फेज डिफरेंस पाई रखने का मतलब है वेव को तुमने आगे शिफ्ट कर दिया बाय पाई, अभी जैसे बताया था बिल्कुल सेम। कभी कभी इसमें पूछा जाता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताओ, तो इंटेंसिटी हमारे पास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये हमने EMW में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए ऐसे याद रख लो। अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल को हटाऊं तो एक k आ जाएगा। अगर मैं इसकी जगह I1 लिखता तो k a स्क्वायर होता, I2 लिखता तो k a2 स्क्वायर होता। अगर मैं इसको दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूं तो कुछ ऐसी भी इक्वेशन बन जाती। समझ आएगा कि ऐसा कुछ। अगर मैं यहां पे भी लिखना चाहूं तो रूट में I2 रूट में k a2, कुछ ऐसा। क्योंकि हम करना क्या चाह रहे हैं, हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos पाई, हमें तो ये पता है। आर अगर मैं पूरी इक्वेशन को k से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को k से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ बनेगा हमारे पास बढ़िया सा k k k k। ये बन गया I स्क्वायर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये बन गया I1 स्क्वायर, ये बन गया I1 स्क्वायर नहीं, वेट अ सेकंड, ये बन गया I रिजल्टेंट, ये बन गया I1 I2 2। यहां पे कुछ नहीं बन पा रहा है, तो एक काम करते हैं ना, इस k को लिख देते हैं रूट k इंटू रूट k a1 a। लेकिन हमें तो पता है रूट k इंटू a1 क्या होता है I1 रूट में, रूट k इंटू a2 क्या होता है I2, तो मैं इसको लिख सकता हूं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 cos फाई, कुछ इस तरीके से। दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा जब हम बात कर रहे होंगे YDSC की, फॉर एग्जांपल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, तो वहां पे इंटेंसिटी बराबर रखेंगे हम और हमारे को मिलेगा इफ
I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I नोट, तो ये मिलेगा हमें I इज इक्वल टू I नोट प्लस 2 रूट में I नोट cos phi। तो ये बन जाएगा 2I नोट प्लस में 2I नोट cos phi, 2I नोट 1 प्लस cos phi। और अगर मैं फिर से फॉर्मूला लगा दूं जो अभी तुम लोगों को बताया था, तो ये बनेगा 1 प्लस cos phi का 2 cos स्क्वायर phi बाय 2। phi इज द फेज डिफरेंस। याद रखना, phi इज द फेज डिफरेंस। मान लो तुम्हारे को एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया, फेज डिफरेंस दिया ही नहीं, पाथ डिफरेंस दे दिया। कहा दो वेव हैं, उनके बीच में पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाय 4 का, इंटेंसिटी बताओ। हम नहीं घबराते हैं, पाथ डिफरेंस दिया ना, फेज डिफरेंस निकाल लो, रिलेशन तो पता ही है ना। तो आई आ जाएगा हमारे पास 4I नॉट cos स्क्वायर phi बाय, ध्यान रखना इस चीज का। अगर हमारे पास कभी भी फेज डिफरेंस दिया ही नहीं है, पाथ डिफरेंस दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम निपटा सकते हैं उस चीज को। पक्का क्लियर हुई ये बातें? गारंटी? आगे बढ़े, चलो आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, मैं स्लाइड्स भी तो लेके आया था, वो तो काम ही नहीं आई। अच्छा, ये कुछ फॉर्मूला भी लिख रखे हैं भाई, इसको भी थोड़ा सा देख लेना, ये तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। अगर इसी फॉर्मूला से मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं तो कितनी बनेगी? इस पर क्वेश्चन बनते हैं हमारे बोर्ड्स में। मैक्सिमम इंटेंसिटी ले cos को 1 रख दो, तो बनेगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। दैट मीन्स रूट में I1 प्लस रूट में I2 का स्क्वायर। करके देखना, होल स्क्वायर ओपन करके देखो, यही पहुंच जाओगे। सबसे कम वैल्यू कितनी होती है cos की, विच इज -1। -1 रख के देखो, ऐसा पहुंच जाओगे होल स्क्वायर ओपन करके। कभी कभी इसकी रेशो पूछ ली जाती है, तो वो बता देना यहां से, ठीक है। चलो, बड़ी बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास हमने ये बता दिया, YDSC हमें बताना है और फ्रिंजेस के बारे में बताना है। आ जाओ, YDSC फाइनली दिस इज माय टॉपिक। काफी सालों से ही अपने बायो में लिखा मैंने, इंस्टा बायो में, इस चीज को। YDSC में हमारे पास क्या है, अब तो हमें ज्यादा समय लगेगा भी नहीं इसे सीखने के लिए, काफी कुछ तो ऑलरेडी सीख लिया है। यहां पे हमारे पास है एक स्क्रीन, कुछ इस तरीके से, ऐसा बढ़िया रहेगा, पूरे सेटअप को खींच लिया जाए नीचे, अभी ठीक है। यहां पे हमारे पास एक सोर्स है जिससे ये लाइट आई, ये, अरे अगर हमारे पास एक सोर्स है, वाह वाह वाह, जितनी जल्दी करो उतनी देर होती है भाई। यहां पे हमारे पास एक सोर्स है, मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, मैंने सोचा था तुम लोगों का 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। अभी अभी हमने देखा सेंटर की अगर हम बात करें, दोनों में से किसी सेम ही डिस्टेंस चलना पड़ा दोनों को, तो देयर विल बी जीरो पाथ डिफरेंस, जीरो फेज डिफरेंस। तो यहां बनना चाहिए मैक्सिमा या फिर ब्राइट स्पॉट। हम इसको कभी कभी मैक्सिमा भी बोल देंगे, ठीक है। या इसका एक और भी नाम होता है ब्राइट फ्रिंज, जस्ट नाम ही तो है। दो वेव्स एक दूसरे को मिलकर बड़ा वेव बना देंगे, बस वैसा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हमें यहां का पता है तो ये यहां पे क्या बनेगा। हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर तुम्हें पता है सेंटर में ब्राइट बन रहा है, तो तुम लोग ये बताओ कि इस P पॉइंट पे क्या बनेगा, व्हाट विल हैपन एट दिस पॉइंट P। तो लेट अस से ये डिस्टेंस हमारे पास है y, ठीक है, और ये हमारे पास है पाथ डिफरेंस जिसमें हम इंटरेस्टेड हो रखे हैं इतनी देर से। ये हमारे पास है वो पाथ डिफरेंस डेल्टा, ये हमारे पास डेल्टा है। ये हमारे पास है लेट अस से स्मॉल d, और ये हमारे पास है कैपिटल D। और हमें वेवलेंथ भी पता होनी चाहिए, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहला हमारा काम रह गया दिस डेल्टा, ये डेल्टा कैलकुलेट करना, दिस इज पाथ डिफरेंस। इसी में तो सारी चीजें डिपेंड होंगी। अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा हुआ तो ब्राइट स्पॉट, पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाय 2 हुआ तो डार्क स्पॉट, है ना। सारी चीजें इस पे ही तो आकर रुक गई, तो दैट मीन्स मुझे पहले डेल्टा ही निकालना होगा। एंड लेट अस सी कैसे निकालते हैं। एक मिनट, कैसे निकालें? ऐसे निकालें, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, इसका नाम दे देते हैं अगर S1, इसका S2, तो ये बनेगा S2P माइनस S1P। दोनों के रास्ते को माइनस कर दो तो फर्क पता लग जाएगा। तो S2P
माइनस S1P। तो ये अपने पास पता लग जाएगा। कैसे निकाले? S1P S2P हमने लिख तो दिया, इसको कैलकुलेट करने का भी तरीका पता होना चाहिए। अगर ये पूरा D है तो ये होगा D/2, ये भी होगा D/2। अगर मुझे S2P निकालना है तो ये वाली हाइपोटेन्यूज चाहिए। इसके लिए बेस तो हमें पता है, लेकिन परपेंडिकुलर कितना है? Y प्लस D/2। ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, ये हमारे पास है y प्लस D/2 और ये हमारे पास है y माइनस D/2। तो मेक श्योर ध्यान से सोचना, S2P के लिए हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज, तो वो होगी D प्लस y माइनस D स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, y प्लस D/2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ, और पूरे के पावर 1/2 माइनस S1P के हमारे लिए हमारे पास आ जाएगा D स्क्वायर प्लस y माइनस D/2 का होल स्क्वायर और पावर 1/2, कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसमें से D कॉमन लेना चाहता हूं, कैपिटल D, तो बनेगा कैपिटल D कॉमन लेना चाहता हूं, तो D स्क्वायर बाहर आके, सॉरी, D स्क्वायर कॉमन लेना चाहता हूं तो D स्क्वायर बाहर आके D बाहर आएगा, क्योंकि ऊपर रूट भी है। अगर मैं इस ब्रैकेट में से D स्क्वायर कॉमन लेना चाहता हूं तो D ही बाहर आएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है। तो ये बचेगा 1 प्लस y प्लस D/2 डिवाइड में, ये हो जाएगा डिवाइड में कैपिटल D होल स्क्वायर पावर 1/2, प्लस में यहां भी D कॉमन आएगा, सॉरी माइनस में यहां भी D कॉमन आएगा, 1 प्लस y माइनस D/2 पूरे के डिवाइड में D स्क्वायर 1/2। इसके बाद हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो हम एक काम करते हैं, अब हमें एक अप्रोक्सीमेशन लेनी पड़ेगी, एंड दैट अप्रोक्सीमेशन इज कि मान लेते हैं इफ D ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, मानना पड़ेगा भाई ये अप्रोक्सीमेशन, ये जो कैपिटल D है बहुत छोटा होना चाहिए। अगर ये कैपिटल D बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू दिस, तो ये ओवरऑल वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो जाएगी। और हमें एक अप्रोक्सीमेशन पता है जिसे बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, जो कहती है 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स हो जाता है, पावर आगे आके लग जाती है इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। यहां पे तो यही हो रहा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है और बहुत बड़ा है, तो ये चीज 1 से बहुत छोटी हो जाएगी, तो इसमें भी अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं d 1 प्लस 1/2 d y प्लस D/2, और दूसरी वाली को लिख सकता हूं d 1 प्लस 1/2 d y माइनस D/2, ऐसा कुछ। समझ आ रहा है यहां तक पक्का? अब तो कैलकुलेशन है, एंड यहाँ पे इनके स्क्वायर भी हैं, वो भी ध्यान से लिखेंगे। तो ये अंदर अगर इनको भेजेंगे तो बनेगा d प्लस 1/2, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे तो होगा। दूसरे वाले का d माइनस 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, y d से d तो कट गया, अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से y स्क्वायर वाली टर्म भी कट जाएगी, d स्क्वायर वाली टर्म भी कट जाएगी, लेकिन बाकी दो टर्म्स बचेंगी। यहां बचेगा 1/2 2y d/2, और दूसरी वाली टर्म बचेगी माइनस, ये माइनस तो प्लस 1/2 2y d/2। बड़ा ही खतरनाक सा आ गया, इससे ये कटा। कुछ मिसिंग सा लग रहा है ना यार, समथिंग इज मिसिंग। व्हाट इज मिसिंग? हाँ, यहां पे तो होल स्क्वायर था, दैट मीन्स ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, एक d से d कटा, यहां d, यहां d, यहां d, इथे भी d, अभी ठीक है। अगर हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा y/2d प्लस y/2d, कंबाइन करेंगे तो y/d। दिस इज, अभी तक हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बाय द वे, दिस इज पाथ डिफरेंस, मिल गया पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस अपने पास आ गया, पाथ डिफरेंस डेल्टा हमारे पास आ गया y/d। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके स्पेशल केसेस बना सकते हैं, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, बट दिस वाज इंपॉर्टेंट।
ठीक है। अब स्पेशल केसेस बनाते रहो कि अगर ये जो पाथ डिफरेंस है ये अगर हमारे पास n लैम्डा हुआ, दैट मीन्स y की वैल्यू हमारे पास, अगर हमारे पास n लैम्डा इज इक्वल टू y डी बाई डी हुआ, दैट मीन्स y आ गया n लैम्डा डी बाई डी, तो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट स्पॉट दिखाई देंगे। और अगर पाथ डिफरेंस हमारे पास आया 2n-1 लैम्डा बाई 2, दैट मीन्स y की वैल्यू आई 2n-1 लैम्डा डी बाई डी 2d, तो हमारे पास होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर हम उसे बोल सकते हैं डार्क स्पॉट, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो हम कर ही लेंगे, मेन वो था पाथ डिफरेंस। भाई यहां से कोई क्वेश्चन बनते हैं, इसको इग्नोर मत करना, यूजुअली टीचर्स इसको याद करा देते हैं और इसको बुलवा देते हैं। मेक श्योर इसको याद रखना, बनते हैं इस पे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में दिखेंगे भी। क्लियर हुआ यहां तक? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हमसे एक वर्ड पूछा जाता है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ बीटा से डिनोट किया जाता है, किसी भी दो ब्राइट और डार्क के बीच का डिस्टेंस बता दो, किसी भी दो ब्राइट डार्क का। ठीक है, मान लेते हैं y2 माइनस y1 की बात हो रही, दो ब्राइट के बीच का बता देते हैं, डार्क का भी बता सकते थे, लेकिन आई लाइक ब्राइटनेस, यू मे लाइक डार्कनेस। तुम्हें अंधेरा पसंद होगा, मुझे रोशनी पसंद है, रोशनी वो लाइट वाली रोशनी। अगर यहां पे देखेंगे तो बनेगा 2 लैम्डा डी बाई डी। अरे भाई अभी तो फॉर्मूला देखा था यार, ये देखो ना n लैम्डा डी बाई डी, n की जगह मैंने 2 बट कर दिया, या nth लिख लेना, nth ब्राइट nth डार्क। ठीक है, तो बन जाएगा 1 लैम्डा डी बाई डी, दोनों को माइनस करोगे तो लैम्डा डी बाई डी, खत्म, ये रहा बीटा, दैट इज इट, खत्म हो गया भाई। ये हमारे पास फ्रिंज विड्थ है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फ्रिंज विड्थ हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि हमारे पास आंसर में तुम लोग देख पा रहे होंगे, आंसर में तुम लोग देख पा रहे होंगे कि ये इंडिपेंडेंट है कि कौन सी स्लिट की, कौन सी फ्रिंज की बात हो रही है, कौन सी स्पोर्ट की बात हो रही है, डिपेंड ही नहीं करता उस पर बीटा। ठीक है, एक और बात मैं यहां से बताना चाहूंगा कि, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बताने वाला हूं, ये जो सेंटर में हमें दिखाई दे रहा है, ये जो सेंटर में हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज, अरे कहां है वो, हाँ ये रहा, ये जो सेंटर में हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज सेंट्रल ब्राइट, इसका नाम ही अलग होता है। उसके बाद डार्कनेस अंधेरा, फिर होगा सेंट्रल फिर होगा फर्स्ट ब्राइट, फिर डार्क, फिर सेकंड ब्राइट, फिर डार्क, फिर थर्ड ब्राइट, फिर डार्क, अप टू सोन ऐसे होने वाला है, ध्यान रखना इस बात का। हाँ पक्का समझा? मैं डायग्राम एक और बार बनाना चाहूंगा क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। हाँ, अगर हमारे पास यहां पे है एक डायग्राम कुछ बिल्कुल सेम सा, तो सेंटर में अगर हम देखेंगे तो पाथ डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस भी 0 है, इसे बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। अगर कोई हमसे पूछे फर्स्ट डार्क, ये बिल्कुल अलग है भाई, इसके ऊपर भी सिमेट्री है, इसके नीचे भी सिमेट्री है, इसलिए इसका नाम भी अलग है। इसके ऊपर आता फर्स्ट डार्क, यहां पे जहां पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2, फेज डिफरेंस होगा पाई का। फिर होएगा ब्राइट स्पॉट, ये है डार्क, ये है ब्राइट, ब्राइट का होगा लैम्डा इसका होगा हमारे पास लैम्डा, और फेज डिफरेंस होगा 2 पाई। फिर होगा डार्क, डार्क का होगा डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2, और फाई इज इक्वल टू 3 पाई। ऐसा कुछ तुम इसमें चेंज वगैरह भी करके देख सकते हो, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, वो जो फॉर्मूला बताया था उससे भी एक बार देख सकते हो क्रॉस चेक करने के लिए। जो ऊपर कहानी है बिल्कुल नीचे भी सेम कहानी है। ठीक है, कभी कभी हमें बोला जाता है पूरे सेटअप को अगर किसी लिक्विड में डाल दें या किसी मीडियम में डाल दें तो क्या होगा। अगर जो पूरा का पूरा YDSC है इसको मैं किसी मीडियम में डाल दूं तो क्या होने वाला है, ये पूरे का पूरा किसी मीडियम, क्या होता है इसमें कभी कभी, अगर मैं इस पूरे के पूरे को किसी मीडियम के बीच में डाल दूं तो क्या होने वाला है, तो देखते हैं। हमें पता है कि कभी भी अगर हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। कहीं लिख लेना भाई, ये एमसीक्यू आने वाला है, या असर्शन रीजनिंग या एमसीक्यू आने वाला है। फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर।
खत्म। और अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली बात याद है तो फॉर्मूला होता है C/V। समझ आ रहा है? लेकिन हमें V भी पता है होता है लैम्डा इनटू म्यू। तो घूम फिर के हम कहां पे आ गए? ये म्यू है। घूम फिर के आ गए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है। अगर हम कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं लैम्डा डैश में, तो लैम्डा डैश अगर हमें लिखना हो तो सिंपल वहां पे लैम्डा बाय एन लिख दो, खत्म। अगर हमें न्यू वेवलेंथ देखनी है किसी मीडियम की तो लैम्डा बाय एन कर दो, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे डिवाइड कर दो। दैट मींस ये जो बीटा है, न्यू फ्रिंज विड्थ हमारी हो जाएगी बीटा डिवाइड बाय एन। सिर्फ लैम्डा का ही तो फर्क है, सब कुछ बाकी सेम है। ऐसे ही हमारे पास जो पिछले फॉर्मूलाज थे, ये जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, ये जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, इस फॉर्मूला में भी लैम्डा दिखाई दे रहा है ना, तो इसका न्यू फॉर्मूला मिल जाएगा एन लैम्डा डी बाई डी, और कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नाम दे देता हूं मैं म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। समझ आया पक्का? ठीक है। कभी भी किसी मीडियम में डालेंगे तो आज के बाद हमें पता है फ्रिंज विड्थ चेंज होगी, फ्रिंज विड्थ चेंज होगी। वो जो पोजीशन ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हैं, ये जो पोजीशन है सेंट्रल मैक्सिमा से, याद रखना पोजीशन है सेंट्रल मैक्सिमा से, ये भी चेंज होंगे। हमें कभी कभी ये पूछा जा सकता है, मुझे जस्ट याद आया कि बताओ भाई, ये रहा हमारे पास सेकंड डार्क, और ये रहा हमारे पास फोर्थ डार्क या फोर्थ ब्राइट बोल रहे हैं, सेकंड डार्क फोर्थ ब्राइट, इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया, तो कैसे क्या करें उसका? तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्थ ब्राइट माइनस सेकंड डार्क, जो फॉर्मूला अभी लिखवाए थे, इज इक्वल टू लेटर से जो भी दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। ऐसे ऐसे डिस्टेंस भी दिए होते हैं। अब तुम यहां पे ब्राइट वाला फॉर्मूला लगाओगे 4 लैम्डा डी बाई डी, और यहां डार्क वाला फॉर्मूला लगाओगे 3 लैम्डा डी बाई डी। पहला लैम्डा डी बाई डी पे लैम्डा डी बाई 2 डी पे होता है, दूसरा डार्क होता है 3 लैम्डा डी बाई 2 डी पे। वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। जो भी मतलब सॉल्यूशन करना है वो सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। समझ आया यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद हमें मैंने बता ही दिया है YDAC इन लिक्विड तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करती है। अगर व्हाइट लाइट हो तो क्या होगा? अगर व्हाइट लाइट हमारे पास हो तो क्या होगा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। व्हाइट लाइट, तो ये हमारे पास अगर डबल स्लिट है फिर से, और इस बार हम बात कर रहे हैं व्हाइट लाइट की। सबसे पहले तो ये हमारे पास एक स्क्रीन है, ये हमारे पास एक रे आई है यहां से सेंटर पे, यहां से रे आई है सेंटर पे। हमें पता है 400 से 800 नैनोमीटर की अगर हम बात करें, इस रेंज की अगर हम बात करें फिलहाल के लिए, यहां पे तो सबका ही पाथ डिफरेंस अलग अलग होगा ना, सॉरी सबका ही पाथ डिफरेंस 0 होगा ना। चाहे वो वॉयलेट हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो ब्लू हो, येलो हो, रेड हो, कोई भी हो, सबका ही पाथ डिफरेंस 0 है। इसका मतलब यहां पे सारों का पाथ डिफरेंस है, सारी रेज आएंगी, दैट मींस यहां पे व्हाइट लाइट ही दिखेगी। ऊपर चलते चलते अगर हमें कभी भी, ये हमारे पास है, ये हमारे पास बात हो रही वॉयलेट की, ये बात हो रही रेड की, ठीक है। अगर हम व्हाइट लाइट की बात करें, अगर हम ऊपर चलते चलते 200 में पहुंच गए तो 200 होता है 400 का आधा, है 400 का आधा। दैट मींस वॉयलेट के लिए लैम्डा बाय 2 का, यहां की बात कर रहा हूं मैं, इस पोजीशन पे हम पहुंचे, इस पोजीशन पे पहुंचते ही 400 बाय 2 मतलब 200 का फेज डिफरेंस या तो 200 का पाथ डिफरेंस हमें दिखा, 200 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर मतलब 400 बाय 2। तो वॉयलेट के लिए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब ऐसा समझ लो मेरे इस हाथ पे वॉयलेट लाइट है और इस हाथ पे रेड लाइट है, वॉयलेट के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो डोमिनेट करेगा रेड, इसका मतलब है यहां पर रेडिश हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते चलते अगर कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा पॉइंट आया जहां पे पाथ डिफरेंस हो गया 400, 400 मतलब 800 का आधा, तो रेड गायब हो जाएगी, तो वॉयलेट डोमिनेट करेगा। और उसके बाद तो भाई फिर रायता ही फैला हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब है कोई प्रॉपर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न, जो अभी तक डार्क ब्राइट स्पॉट दिख रहे थे वैसे स्पॉट नहीं दिखने वाले हैं इस बार, हम एग्जैक्ट वैसे स्पॉट नहीं दिखने वाले हमें, ठीक है। व्हाइट लाइट में ऐसा होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, रेडिश यहाँ पे वॉयलेट ज्यादा होगा, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे पास
ठीक है, डिफ्रैक्शन के बारे में। और हमारे पास पोलराइजेशन तो है नहीं, जो मैं नहीं कवर करने वाला हूं, स्टार्टिंग में बोला था। डिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। डिफ्रैक्शन का मतलब है, अभी तक हम बात कर रहे थे दो स्लिट्स के बारे में, अब हमारे पास एक सिंगल स्लिट के बारे में बात हो रही होगी। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही स्लिट हो तो क्या होगा? एक ये स्लिट है, एक ये स्लिट है, हमारे पास पैरेलल रेज यहां से आ रही हैं। अब डिफ्रैक्शन भी कई सारी टाइप के होते हैं बाय द वे। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, जब सोर्स जो है वो इंफिनिटी पे पड़ा हो, सोर्स इंफिनिटी पे पड़ा हो तो पैरेलल रेज आती है, वही तो केस कर रहे हैं। और दूसरा है हमारे पास फ्रेस्नेल, एक है फ्राउनहोफर, इसको फ्रान अख्तर मत बोल देना, ठीक है? हम मेरी मतलब ये कोई जोक नहीं है, मेरी क्लास में बोला था तो एकदम ऐसा क्लिक करेगा। एक फ्रेस्नेल, फ्रेस्नेल में कहते हैं कि जो सोर्स है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे है, फ्राउनहोफर में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब पैरेलल पैरेलल रेज आ रही होती है। हमारे सिलेबस में फ्राउनहोफर है और वो भी बहुत थोड़ा सा है, देखो कितना थोड़ा सा है, अभी पता लगेगा। यहां पे जो पार्टिकल है दे आर दी रीजन फॉर स्प्रेडिंग डिस्टर्बेंसेस, या आगे डिस्टर्बेंसेस ट्रांसफर करेंगे, है ना ये। और थोड़ा सा गंदा हो जाएगा इसलिए मैं अभी हटा दूंगा इस चीज को। फिर ये आगे डिस्टर्बेंसेस ट्रांसफर करेंगे कुछ इस तरीके से, और ये ऐसा अपने गोले बनाएंगे। हमें पता है अगर मैं इस पे एक टेंजेंट लगा दूं, कॉमन टेंजेंट, ये जो हमारे पास कॉमन टेंजेंट है, फिर अगला जो अगला हमारे पास कॉमन टेंजेंट है अप टू सोल, वही तो है वेव ऑफ लाइट, है ना। फिलहाल के लिए मैं इस सबको तामझाम को हटाना चाहूंगा, थोड़ा सुंदर सा डायग्राम रहने देते हैं, अभी ठीक है। सामने बनाते हैं हम एक स्क्रीन, एंड देयर आर मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सोर्सेस, जिसकी वजह से लाइट इस बार यहां पहुंच रही, इस बार लाइट यहां पहुंच रही होगी, ठीक है। तो मैं सारे तो नहीं बना पाऊंगा, एक इसकी वजह से आ रही है, एक ये सोर्स है, एक ये सोर्स है, एक अगला सोर्स है, फिर नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद मैं तो थोड़ी सी बना रहा हूं, अभी भी सोचो कितना अजीब सा होगा। अगर अब मैं पाथ डिफरेंस वगैरह निकालने की भाई कोशिश करूं, यही तो होगा वो पाथ डिफरेंस, सबका निकालना पड़ेगा भाई अलग अलग से। सोचो सबके लिए इक्वेशन बन रही है, y के लिए a1 साइन ओ, a1 नहीं, y के लिए बन रही है a साइन ओमेगा टी, और फिर अगले के लिए बन रही है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, फिर ऐसे फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर, हमारे पास है ही नहीं। आगे जाके पढ़ोगे, जब कॉलेज में इस चैप्टर को पढ़ोगे ना दोबारा, तब पढ़ लेना, अभी के लिए हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो डायरेक्ट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, दैट इज I इज इक्वल टू I नॉट साइन बीटा डिवाइड बाय बीटा होल स्क्वायर। और जहां पे अगर तुम्हें ये गंदा नहीं लग रहा है, वेयर बीटा इज इक्वल टू पाई ए साइन थीटा डिवाइड बाय लैम्डा, भाई बीटा की जगह भी ये रखना पड़ेगा, बड़ा बेकार सा है ये। दैट मीन्स इसको हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूं, यहां से इन फॉर्मूलाज को यहां ले आते हैं और सॉल्व करते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं सेंटर में क्या होगा। सेंटर में तो लाइट आएगी और यहां तक टकरा जाएगी, इसके बाद हमारे पास ये जो कॉर्नर पे लग के जो लाइट बेंड होती है, ये जो कॉर्नर पे लग के जो लाइट बेंड हो रही है, यहां हमें देखने को मिलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। मैंने तुम लोगों को अभी सिमुलेशन में भी यही दिखाने की कोशिश की थी, वेव इंटरफेरेंस, और इसमें अभी मैं सिमुलेशन में दिखाता हूं, मैंने यही दिखाने की कोशिश की थी इसमें भी। ये रहा डिफ्रैक्शन, और इसमें अगर मैं लाइट मारता हूं, देखो सेंटर में तो ब्राइट स्पॉट है एकदम, क्योंकि यहाँ पे होल है छोटा सा। उसके बाद हमें ब्राइट डार्क देखने को मिल रहा है, और इस बार फ्रिंज विड्थ सेम नहीं है, इस बार जो इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। इंटेंसिटी भी यहां पे सेम नहीं है इस बार, दैट इज द डिफरेंस। इसका मतलब है कुछ ऐसा सा डायग्राम बनेगा, यहां सबसे ज्यादा इंटेंसिटी और उसके बाद डिक्रीज, यहां सबसे ज्यादा इंटेंसिटी उसके बाद डिक्रीज। अगर पिछले वाले में मैं बनाना चाहूं, YDSC में चले अगर हम, कहां गया, यही होना चाहिए शायद, नहीं, इससे अगले में होना चाहिए, नहीं, इससे, चलो ये वाला जो है इसी में ही करने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें मैं बनाने की कोशिश करूं इंटेंसिटी का डायग्राम, तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो सेंटर में मैक्सिमम, फिर उसके बाद भी सेम इंटेंसिटी चलती जा रही, सेम इंटेंसिटी चलती जा रही।
ये डिफरेंस होता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी वाला डायग्राम भी याद रखना, जो इंटरफेरेंस है उसमें सेम इंटेंसिटी होती है हर एक ब्राइट स्पॉट के लिए। और यहां पे अगर हम देखेंगे तो डायग्राम देखो कैसा है, सबसे ज्यादा सेंटर में, उसके बाद डिक्रीज होती जा रही है। मैंने वो सिमुलेशन से भी दिखाने की कोशिश की है। अगर मैं बात करना चाहूं कि ये इंटेंसिटी जो है सबसे ज्यादा कब होगी, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कब होगी और कितनी होगी, मैं चाहता हूं कि मैं देखना सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कितनी होगी। उसके लिए देखो, अगर मैं बात करूं इसके एक सेंटर लाइन की, ये एक तो हमारे मैंने ज्यादा दे नहीं रखा यार, सबसे ज्यादा दिक्कत यही है, सबसे ज्यादा वो बहुत कम दे रखा है इसके बारे में। अगर मैं सेंटर से ये एंगल देखना चाहूं, इसके मिडल वाली लाइन का, चाहता हूं बहुत सारा बताऊं इसके बारे में, बट टाइम खराब होगा और कुछ नहीं, क्योंकि काम का नहीं है। अगर मैं यहां से सेंटर से इसका डिस्टेंस देखना चाहूं, थीटा, क्या होगा इफ थीटा अप्रोचेस टू जीरो। अगर थीटा जीरो को अप्रोच कर रहा है तो बीटा भी जीरो ही जाएगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। अगर मैं बीटा की वैल्यू जीरो पुट करता हूं, तो हमने पढ़ा है अपनी मैथमेटिक्स में, इन चीजों को सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग लिमिट्स, और तुम लोगों ने लिमिट चैप्टर पढ़ लिया होगा, है ना, कि अगर बीटा की वैल्यू जीरो है, अगर मैं इसमें पुट करूं तो साइन बीटा बाय बीटा की आइडेंटिटी होती है लिमिट चैप्टर में, दैट इज ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट। इसका मतलब अगर मैं सेंटर में देखना चाहूं जहां सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, वो कितनी है सबसे ज्यादा, आई नॉट। और पिछले वाले में अगर मैं तुम लोगों को दिखाना चाहूं जहां मैंने डायग्राम बनाया, इसमें देखना इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 4I0, अभी अभी पढ़ा था ना, पिछली स्लाइड में होना चाहिए, और पिछली स्लाइड में, ये रहा फॉर्मूला देखो, ये YDSC के लिए है, ठीक है। अगर मैं सबसे ज्यादा वैल्यू पुट कर दूं कॉस की, तो वो 1 होती है, इसको हटा दो, तो इंटेंसिटी कितनी पहुंची, 4I0। एंड दैट वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग फॉर इवन फिजिसिस्ट, कि यहां से इंटेंसिटी भेज रहे हैं I0, यहां से भेज रहे हैं I0, और यहां पहुंच रही 4I0। भाई 4 को 2I0 पहुंचती तो मान भी लेते, 4I0 डबल कैसे हो गई, इंटरफेरेंस की वजह से। वो जो इंटरफेयरिंग टर्म आती है ना एक्स्ट्रा हमारे पास, कैमरा चल रहा है ना, हाँ, वो जो इंटरफेयरिंग टर्म आती है ना हमारे पास इंटेंसिटी में, उसकी वजह से। कहां गया, ये रहा, इस टर्म की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, ये टर्म की वजह से, ठीक है, इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो हम डिफ्रैक्शन पे फिलहाल के लिए वापिस आए। हाँ, ये रहा, हमें पता लगा I इज इक्वल टू आई नोट आ जाएगा अगर बीटा जीरो की बात करें, एंगल अगर जीरो होगा तो, ठीक है, बढ़िया। और अगर हम बात करना चाहें डार्क फ्रिंजेस के बारे में, ये I की वैल्यू जीरो कब होगी, I की वैल्यू जीरो तब होगी, आई नोट तो जीरो हो नहीं सकता, I की वैल्यू जीरो तब होगी या तो बीटा इन्फानाइट हो जाए, जो कि पता नहीं कब होगा, या तो साइन, ये तो साइन की वैल्यू है, जीरो हो जाए। साइन जीरो कब होता है, जीरो पे, या फिर साइन की वैल्यू, मैं अभी थोड़ी देर के लिए ठीक यहां करते हैं, मैं चाह रहा हूं कि देखना कि डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या होगा, यहां कर लेते हैं। मैं देखना चाह रहा हूं फॉर डार्क बैंड्स, साइन बीटा जीरो होना चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी मुझे जीरो करनी है। डार्क का मतलब होता है अंधेरा, है ही नहीं इंटेंसिटी। साइन बीटा जीरो होता है जब बीटा की वैल्यू हो n पाई, है ना, जीरो हो सकती है 1, 0 पाई, 3 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जो भी वैल्यू रखोगे साइन में वो सारी जीरो कर देंगे। बीटा तो हमें पता था, ये रहा पाई a साइन थीटा बाय लैम्डा इज इक्वल टू n पाई। पाई से पाई उड़ा दिया, साइन थीटा हमारे पास आ रहा है n लैम्डा बाय a। बाय द वे ये जो a है हमारे पास स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, पहले हमने d लिया था ना YDS में, यहां स्मॉल a है, एंड दैट इज इट। n की वैल्यू डालते जाओ और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वो हमें दिखते जाएंगे, डार्क बैंड्स दिखते जाएंगे, ठीक है, दैट इज इट, खत्म, यही था हमारे पास। कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है व्हाट इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हमारे पास बनेगा साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू आ जाएगी n लैम्डा बाय a। डार्क फ्रिंजेस कहां कहां मिलेंगे, लैम्डा बाय a पे, 2 लैम्डा बाय a पे, 3 लैम्डा बाय a पे, एंड दैट
अप टू सोन। ये है लैम्डा बाय ए, ये है 2 लैम्डा बाय ए, एंड देन अप टू सोन आगे आगे चलते रहेंगे। ये डार्क है, ये सेंट्रल में, ये जो सेंटर में ब्राइट है उसके बाद पहला डार्क है, ठीक है। तो ये हमारे को डार्क फ्रिंजेस के बारे में अगर कोई पूछ ले, दिस इज द फॉर्मूला, मेक श्योर यू रिमेंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत बढ़िया। कभी कभी हमसे पूछा जाता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। वैसे ये हमारे पास विड्थ नहीं है, दिस इज एंगुलर विड्थ, एंगल के टर्म्स में ना, एंगुलर विड्थ याद रखना। एंगुलर विड्थ में ये स्लिट के बीच का ये वाला डिस्टेंस आता है। विड्थ ऑफ सेंट्रल, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बता देंगे इस बार। यहां सेंटर से देखें, ऊपर भी लैम्डा बाय ए, नीचे भी लैम्डा बाय ए, या फिर ऊपर भी थीटा नीचे भी थीटा, दैट मींस 2 थीटा विच इज 2 लैम्डा बाय ए। भाई सेंटर के बाद पहला डार्क है, यहां भी सेंटर के बाद पहला डार्क है, तो 2 डार्क के बीच का डिस्टेंस बता दो, दैट इज 2 लैम्डा बाय ए। तो ये भी हमसे पूछ लिया जाता है। एंड दिस इज डिफ्रैक्शन। अगर इंटेंसिटी के ग्राफ में तुम लोगों को बताना चाहूं तो इंटेंसिटी का ग्राफ हमारे पास, हम इंटेंसिटी का ग्राफ इंटरफेरेंस के लिए देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारे पास इंटेंसिटी का ग्राफ, ऐसे ही यहां भी चलता जाएगा ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास इंटेंसिटी है 4I0 और 4I0 ही रहेगी। ये हमारे पास 0, ये बनता है लैम्डा बाय 2 पे, फिर बनता है लैम्डा पे, फिर 3 लैम्डा बाय 2 पे, फिर 2 लैम्डा पे अप टू सॉन। यहां बनेगा लैम्डा बाय 2, लैम्डा, 3 लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा एंड अप टू सॉन। लेकिन अगर हम डिफ्रैक्शन की बात करें तो कुछ ऐसा सा डायग्राम बनता है, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से। यहां पे हमारे पास 4I0 नहीं, सिर्फ I0 होती है। फिर उसके बाद लैम्डा बाय ए, वो जो मैंने एंगुलर विड्थ बताई थी ना, वो यहां पे लिख देना, ठीक है। मैं यहां पे पाथ डिफरेंस लिख रहा हूं बाय द वे। सो दिस वाज वेव ऑप्टिक्स। जितनी जल्दी भाई मैं हो सकता था, मुझे पता है तुम लोगों का टाइम क्रूशियल है, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके मैंने वो सारा कराने की कोशिश की है। दिस इज दी थिंग जो तुम लोग पढ़ सकते हो इसके बारे में बाकी भी, और आई होप कि काफी सारी चीजें समझ आई होंगी। और ऐसे ही वन शॉट फटाफट से करने के लिए मैं और वीडियोस बनाता रहूंगा और सारे चैप्टर पूरा ट्राई करूंगा कि मैं कवर कर दूं बोर्ड से पहले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। कोई भी सजेशन है, कुछ भी बताना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में लिख दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।